नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर एक बहुत अग्रेसिव रोड मैप पर काम कर रही है, जिसमें लाइट और मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल सेंट्रल बन चुका है। हिमालय के ऊपर या फिर इंडियन ओशन रीजन जैसे बड़े ऑपरेशन में इफेक्टिव डोमिनेंस के लिए सिर्फ स्पीड या फायर पावर काफ़ी नहीं होती, कॉम्बैट रेडियस का रोल सबसे क्रिटिकल हो जाता है। कॉम्बैट रेडियस का मतलब होता है कि एक फाइटर जेट बिना रिफ्यूलिंग के कितनी दूर तक जा सकता है, कॉम्बैट कर सकता है और वापस अपने बेस पर आ सकता है। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो एयर डोमिनेंस का एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बताती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में HAL के तेजस ने दुनिया के कुछ टॉप कंटेंडर्स को कॉम्बैट रेडियस के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तेजस MK2 का कॉम्बैट रेडियस 647 नॉटिकल माइल्स तक पहुंचता है, जो सैब के ग्रिपिन E के 593 नॉटिकल माइल्स को कंफर्टेबली क्रॉस कर देता है, जो इसे इंडिया के मीडियम वेट फाइटर को लॉन्ग हॉल मिशन के लिए एक पावरफुल ऑप्शन बनाता है। लाइट कैटेगरी में भी तेजस MK1A ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, जिसका कॉम्बैट रेडियस 389 नॉटिकल माइल है, जो पाकिस्तान के JF-17 के 377 नॉटिकल माइल्स और F-16 के 289 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है। FA-50 का कॉम्बैट रेडियस तो 233 नॉटिकल माइल तक लिमिटेड है, जो क्लियरली तेजस के आगे बहुत पीछे रह जाते हैं। कॉम्बैट रेडियस सिर्फ इंडोरेंस का स्केल नहीं होता, ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का कोर होता है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एरियाज़ में जब एयरक्राफ्ट हाई अल्टीट्यूड से टेक ऑफ करता है, लो अल्टीट्यूड पर कॉम्बैट इंगेज करता है और फिर वापस हाई अल्टीट्यूड पर रिटर्न करता है, तब फ्यूल बर्न, पेलोड और एरोडायनेमिक ड्रैग सब कुछ मिलकर डिसाइड करते हैं कि जेट कितना देर हवा में रह सकता है। तेजस MK2 का डिज़ाइन डेल्टा विंग एफिशिएंसी और GE के F414 इंजन के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, जिससे हाई परफॉर्मेंस के साथ मेंटेनेंस और कॉस्ट का बैलेंस बना रहता है। तेजस MK1A में उत्तम इस रडार का इंटीग्रेशन उसे रीजनल राइवल जैसे JF-17 और F-16 के मुकाबले एक एज देते हैं। ग्रिपिन C का कॉम्बैट रेडियस 431 नॉटिकल माइल है, लेकिन उसका अपग्रेडेड ग्रिपिन E वर्जन भी तेजस MK2 से पीछे रह जाता है। खैर, इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK1A का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और MK2 प्रोटोटाइप पर काम जोर शोर से चल रहा है। ये इंडिजिनस एज इंडिया को चाइना जैसे राइवल्स के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजिक डेप्थ देता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो AMCA प्रोजेक्ट को और पावरफुल बनाने के लिए एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है। इंडो फ्रेंच 120 किलोन्यूटन इंजन जो इंडिया की GTRE और फ्रांस की सैफरन मिलकर डेवलप कर रही हैं, तो इस इंजन का कोर होगा इसका फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, जो मॉडर्न फाइटर इंजन का ब्रेन होता है। ये सिस्टम इंजन के हर ऑपरेशनल पैरामीटर को रियल टाइम में मॉनिटर और कंट्रोल करता है, जिसमें फ्यूल फ्लो, थ्रस्ट मॉड्यूलेशन और वेरिएबल जियोमेट्री एडजस्टमेंट शामिल होते हैं। नया FADEC सिस्टम यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर के साथ आएगा। इसका मतलब ये होगा कि AMCA का इंजन एडवांस एल्गोरिदम को लाइटनिंग स्पीड पर प्रोसेस करके हर मिशन फेज में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा, चाहे सबसोनिक फ्लाइट हो या सुपरसोनिक सुपर क्रूज मोड। सेंसर से आने वाले डेटा को रियल टाइम एनालाइज करके ये सिस्टम प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, जिससे डाउन टाइम कम होगा और मिशन रेडीनेस मैक्सिमम रहेगी। FADEC का डिज़ाइन AMCA की स्टील्थ और सुपर क्रूज रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया गया है। ये सिस्टम फ्यूल एफिशिएंसी को डायनेमिकली एडजस्ट करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट लंबी रेंज और एंडोरेंस के साथ ऑपरेट कर सके। सुपर क्रूज मोड में मैक 1.3 पर बिना आफ्टर बर्नर के फ्लाइट का मतलब होगा कम फ्यूल बर्न और स्टील्थ सिग्नेचर का प्रिजर्वेशन, जो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर के लिए क्रिटिकल होता है। इस FADEC सिस्टम का मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे स्केलेबल बनाता है और ये पहले AMCA MK1A में GE के F414 इंजन के साथ कंपेटेबल होगा और फ्यूचर के MK2 में 120 किलोन्यूटन इंजन के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये अडेप्टेबिलिटी फ्यूचर के 6th जनरेशन फीचर के लिए भी बेनिफिशियल है, जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या स्वार्म ड्रोन कोऑर्डिनेशन, जो 2040 के बाद एडवांस वेरिएंट में प्लान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि
इस इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया के पास होंगे, मतलब इंडिया अपने इंजन टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल रखेगा और फ्यूचर अपग्रेड में सेल्फ रिलायंट बनेगा। अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात क्लियर कर दी है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन स्वार्म एक रियल और डेंजरस चैलेंज बन चुके हैं और इसी रिस्पांस में इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस ने थेल्स यूके के साथ $468 मिलियन का एक हिस्टोरिक डील साइन किया है। ये डील LMM यानी लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल सिस्टम या फिर मार्टलेट मिसाइल के प्रोक्योरमेंट के लिए है, जो बॉर्डर पर रैपिड रिस्पांस और प्रिसीजन इंटरसेप्शन के लिए एक पावरफुल असेट साबित होंगे। LMM एक कॉम्पैक्ट लेकिन डेडली मिसाइल सिस्टम है। सिर्फ 13 kg वेट और 1.3 मीटर लेंथ के साथ ये मिसाइल 6 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है और आइडियल कंडीशन में ये रेंज 8 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। इसका गाइडेंस सिस्टम लेजर बीम राइडिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिससे मिसाइल हाई स्पीड एरियल टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करती है। 2 स्टेज रॉकेट मोटर इस मिसाइल को मैक 1.5 से ज़्यादा स्पीड तक प्रोपेल करता है और प्रोग्रामेबल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इम्पैक्ट पर या टारगेट के पास डिटोनेट होके हाई किल प्रोबेबिलिटी देती है। सबसे खास बात यह है कि LMM का नो रिकॉइल लॉन्च प्रोफाइल उसे मैन पोर्टेबल सिस्टम या व्हीकल पर इजीली माउंटेबल बनाता है, मतलब आर्मी उसे माउंटेनियस LAC या LOC जैसे रगेड टेरेंस में भी इजीली डिप्लॉय कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इगला मैन पैड्स पर भरोसा करना पड़ा था, लेकिन विंग लूंग 2 ड्रोन जैसे थ्रेट ने ये साबित कर दिया कि इंडिया को और ज़्यादा एडवांस लॉन्ग रेंज और ऑल वेदर इंटरसेप्टर की ज़रूरत है। थेल्स LMM सिस्टम ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी और रॉयल नेवी में बैटल टेस्टेड है और अब ये इंडियन आर्मी के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस ग्रिड में एक फोर्स मल्टीप्लायर बनने जा रहा है। 2026 के Q1 में इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी और सबसे पहले ये सिस्टम हाई थ्रेट जोन लद्दाख और जम्मू सेक्टर में डिप्लॉय होंगे। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने इंडिया को अपना एडवांस BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ऑफर किया है, जो हाई प्रिसीजन सिस्टम रोस्टेक के अंडर आने वाली कंपनी बनाती है। ये प्रपोजल इंडिया के पुराने BMP-1 और BMP-2 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए दिया गया है, जो 1970 से सर्विस में है। BMP-3 का नया डिज़ाइन दिसंबर 2024 में वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया था और इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स किए गए हैं। BMP-3 में एक ऐसा फर्मवेयर सूट दिया गया है जो ऑटोनोमस ऑपरेशन को इनेबल करता है। ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है, क्योंकि अब इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सिर्फ मैनुअली ऑपरेट होने वाली व्हीकल्स नहीं बल्कि स्मार्ट बैटलफील्ड मशीन बन सकती है। रसिया ने इस डिज़ाइन को रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बेस पर इवॉल्व किया है, जिससे ये मॉडर्न वॉरफेयर के डिमांड को पूरा करे। इंडिया के पास करंटली हजारों BMP-1 और BMP-2 व्हीकल्स हैं जो रिलायबल ज़रूर हैं, लेकिन एजिंग टेक्नोलॉजी के कारण मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए कमज़ोर पड़ रहे हैं। BMP-3 का इंडक्शन आर्मी की आर्मर्ड फॉर्मेशन को मोबिलिटी, फायर पावर और सर्वाइबिलिटी में एक नया एज दे सकता है। ये ऑफर इंडिया रसिया डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग करेगा। BMP-3 का इंटीग्रेशन अगर फीजिबल पाया गया तो ये इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। डिस्कशन और टेक्निकल एवोल्यूशन के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।